everyone, I am Parinati Rawat and I will be teaching you class 10 science CBSE. Students, today is the second video lecture of the chapter chemical reactions and equations. So I hope you have already watched my previous video wherein I explained how a chemical formula is derived. So if you have not watched that video, so I would request you to first watch that video and then come back to this video lecture. Alright, so as the name of the chapter suggests, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, तो आपके सामने एक जनरल इक्वेशन यहाँ पे दी गई है जिसमें कि आप देख सकते हैं आई हैव शोन हियर कि A प्लस B दो सब्सटेंसेस हैं एंड दे रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस C एंड D. ठीक है, तो A एंड B जो थे ड्यूरिंग दिस रिएक्शन दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड न्यू केमिकल सब्सटेंस हैज़ बीन फॉर्म्ड. ठीक है, इन दिस रिएक्शन नॉट जस्ट वन, टू केमिकल सब्सटेंसेस हैव बीन फॉर्म्ड. ठीक है, तो जो यहाँ पे हम LHS में लिखते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स और जो बाद में बनते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स को मैंने R से रिप्रेजेंट किया है, प्रोडक्ट्स को मैंने P से रिप्रेजेंट किया है. देन जस्ट बिलो दिस टर्म रिएक्टेंट्स मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी है दैट इज़ सबस्ट्रेट. ठीक है, तो सबस्ट्रेट क्या होते हैं, सबस्ट्रेट जो टर्म है वो रिएक्टेंट्स का सिनोनिम है, बट ये सबस्ट्रेट टर्म हम यूज़ करते हैं फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस. बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होती हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अ प्लांट, इट कैन बी एन एनिमल और इवन अ सिंपल बैक्टीरिया. ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो है ये टर्म हम यूज़ करते हैं उन रिएक्टेंट्स के लिए जो कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, सो रिएक्टेंट्स, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. रिएक्टेंट्स एंड सबस्ट्रेट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जबकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ऑन राइट हैंड साइड. ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस जो है उसको आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया था. नाउ कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन यू कैन नोट डाउन that it is a process in which one or more substances, जो substances हैं उनको हमने क्या बोला, reactants, they undergo chemical changes to form one or more different substances जो कि क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं. एक चीज़ याद रखिएगा, इस इक्वेशन में मैंने आपको A और B दो रिएक्टेंट शो किए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दो ही होंगे. रिएक्टेंट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी मोर देन 2. ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, तो वो डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन की क्या रिएक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे या कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे उससे. ठीक है, तो ये आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताई. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, आप इसमें प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं ये R और P क्या हैं, R रिएक्टेंट्स, P प्रोडक्ट्स. सो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कैन बी एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स. ठीक है, तो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट जो हैं वो एलिमेंट भी हो सकता है और वो एक कंपाउंड भी हो सकता है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट में हमेशा एलिमेंट ही होंगे या हमेशा कंपाउंड ही होंगे, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन हम देखेंगे कि कब एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड कब कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड में. ठीक है, नाउ ये जो प्रोडक्ट्स जब भी बनते हैं रिएक्टेंट से, ये कैसे बनते हैं, वेन एवर द रिएक्टेंट्स अंडरगो सम केमिकल चेंज. ठीक है, केमिकल चेंज अगर रिएक्टेंट्स में होगा तब जाके न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे. ठीक है, तो ये फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में अगेन आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. सो उसके में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. सो हियर आई हैव नोटेड डाउन फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा दूँ कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. यू मे नोट दीज डिफरेंसेस. तो ये देखिए, फिज़िकल चेंज जो होता है, फिज़िकल चेंज ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ भी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं कि वो उसमें फिज़िकल चेंज हुआ है. इस टाइम पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड.
ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल स्टेट आ जाती है, कलर आ जाता है, डेंसिटी आ जाती है, वॉल्यूम आ जाता है। तो फिजिकल चेंजेस हम इन सब प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं। जबकि केमिकल चेंज क्या होता है? द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। Next after this is the second difference between these two is new substances are never formed in case of physical change, जबकि when a chemical change happens then new substances are formed. ठीक है। देन थर्ड जो इसमें डिफरेंस है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है नेचर में। हम कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करके रिवर्स कर सकते हैं फिजिकल चेंज को, जबकि जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है नेचर में। एंड देन बिलो these differences I have written some examples of the physical changes and the chemical changes. ठीक है। तो physical changes में example क्या है? melting of ice, dissolution of salt in water, evaporation of alcohol। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? physical changes। तो आप इसमें अगर ध्यान दें, जब भी कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस और वाइस वर्सा, कभी ऐसा कुछ फिजिकल स्टेट में कोई भी चेंज आता है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होती है? आइस से वाटर बना। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? खाली उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, जबकि जो वाटर है वो जब वो आइस था तब भी उसका फॉर्मूला H2O था, जब वो मेल्ट होके वाटर बना तब भी उसका फॉर्मूला क्या था? H2O था। ठीक है। तो इसमें केमिकल चेंज नहीं हुआ है, कोई नया केमिकल नहीं बना है। वो मेल्टिंग से पहले भी H2O था, वो मेल्टिंग के बाद भी H2O था। ठीक है। सो जस्ट लाइक द डिज़ोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, जब भी हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है? उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। जस्ट द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ इवेपोरेशन ऑफ एल्कोहल। किसी भी चीज़ का अगर आप इवेपोरेशन देखें तो इवेपोरेशन जो होता है अगेन क्या होता है? वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो लिक्विड से अगर वो गैशियस फेज में जा रहा है तो उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। सो न्यू केमिकल इज़ नॉट फॉर्म्ड। इसलिए ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं ये फिजिकल चेंज के अंडर आते हैं। ठीक है। जबकि ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन, जब भी आयरन की रस्टिंग होती है तो वो क्या कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। सो लेट मी गिव यू द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम क्यों बोल रहे हैं कि ये एक केमिकल चेंज है? क्योंकि आयरन जब आपने कोई भी आयरन का आर्टिकल लिया, ठीक है, तो जब तक उसमें रस्टिंग नहीं हुई थी उसका फॉर्मूला क्या था? उसका जो सिंबल था वो Fe था। आयरन का जो भी सब्सटेंस है उसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा? Fe। बट जब आयरन की रस्टिंग हो जाती है तो जो रस्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2। तो रस्टिंग से पहले ये नहीं था, रस्टिंग के बाद ये नया केमिकल बना। सो फॉर दिस रीज़न वी कॉल रस्टिंग ऑफ आयरन अ केमिकल चेंज। ठीक है। सिमिलरली बर्निंग ऑफ कोल जो होता है उसमें कार्बन होता है, तो कार्बन की जब भी बर्निंग होगी तो बर्निंग क्या होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट विल फॉर्म न्यू कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O। ठीक है। सिमिलरली कुकिंग ऑफ फूड, जब भी आप फूड को कुक करते हैं दिस कम्स अंडर केमिकल चेंज। ठीक है। तो आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ये याद रखना है कि हमेशा केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज के टाइम पे फिजिकल चेंज हो सकता है, ठीक है, बट केमिकल चेंज होना बहुत ज़रूरी है इफ़ अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ऑलराइट, ओके, सो इफ़ यू नाउ नो द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन होगी कब? जब केमिकल चेंज होगा किसी भी सब्सटेंस में। तो ये आपके सामने कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, डाइजेशन ऑफ फूड, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, रस्टिंग ऑफ आयरन। इन सब को एक बार देखिए, देन थिंक कि ये इनमें से कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स और आप इनको ध्यान से देखिए एंड देन डिसाइड कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज। तो अगर आपने देख लिया है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आप मुझे बताइए ज़रा, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल जो है, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, डू यू थिंक इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन?
इट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया था इवेपोरेशन का सिंपली मतलब क्या होता है कि वो लिक्विड से गैसियस फेज में जा चुका है, जबकि उसके अंदर जो केमिकल है उसका फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए दिस इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जब भी किसी भी चीज़ का फर्मेंटेशन होता है तो हमेशा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसलिए वी विल कॉल दिस अ केमिकल चेंज। ठीक है। तो केमिकल चेंज है मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। देन डाइजेशन ऑफ फूड, व्हेनेवर द फूड इज डाइजेस्टेड, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो जब वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके में जो केमिकल फॉर्मूला है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, चेंज। इस वजह से डाइजेशन ऑफ फूड इज अगेन अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में इसको बोल सकते हैं। व्हाट अबाउट सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, आपको पता है सब्लिमेशन हम किसको बोलते हैं, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेज डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज। तो इसलिए सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस में डायरेक्टली अगर कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है तो उस वजह से क्या होगा, उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, खाली उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। सो केमिकल रिएक्शन नहीं है ये। और रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी मैंने केमिकल चेंज के अंदर दिया था। ठीक है। तो यानी कि एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। ओके, सो ये आपके सामने जो क्वेश्चन है ये इसी साल बोर्ड एग्ज़ाम्स में आया था, ये क्वेश्चन 1 मार्क में। MCQs आपको पता होगा कि 2020 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है MCQs आना। तो MCQs में एक MCQ ये था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है। इस स्टेटमेंट को देख के बच्चे एक्चुअली स्टेटमेंट को समझ नहीं पाए कि इसमें एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। ठीक है। तो इसमें देखिए द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज, इसका मतलब क्या है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि किसमें केमिकल चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। केमिकल चेंज नहीं हुआ है, खाली फिजिकल चेंज हो सकता है बट केमिकल चेंज नहीं हुआ है उसमें। ठीक है। तो 1 बाय 1 देखिए। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जब भी मिल्क से कर्ड बनता है तो उसमें फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज, यू विल से उसमें केमिकल चेंज होगा। इफ़ वी से फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको अभी हम रहने देते हैं। सी पे हम आए अगर, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स ना, आपको मैंने अभी बताया था कि जब भी फर्मेंटेशन होता है तो उसमें हमेशा एक न्यू सब्सटेंस बनता है, यानी कि ये एक केमिकल चेंज है। एंड डाइजेशन ऑफ फूड का अभी मैंने आपको ऊपर पूछा था कि ये केमिकल चेंज है या नहीं, तो आपने कहा था कि ये केमिकल चेंज है। तो ये कर्लिंग ऑफ मिल्क, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, डाइजेशन ऑफ फूड, ये तीनों केमिकल चेंज हैं। तो ऑब्वियसली बी इज़ द आंसर। बट इसको आप देखें इस बार, इसको बी वाला जो ऑप्शन है आपके सामने, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब भी क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या होता है, जो भी पाउडर होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है एंड उससे क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो उस केस में उसका जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होता है, इट सिंपली गेट्स हाइड्रेटेड। ठीक है। उसका खाली हाइड्रेशन होता है। तो ये जो बी है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि जब भी क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है तो उसमें केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि वो खाली एक फिजिकल चेंज है, दैट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर, जिसमें आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। ठीक है। तो कौन सा इसमें फिजिकल चेंज नहीं है। सो ऑप्शन ए में लिखा है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। ठीक है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर में आप क्या बोलेंगे कि हमने जब भी वाटर को बॉईल करते हैं हम, तो वो वाटर से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो पहले भी H2O था, वो बाद में भी H2O है। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर का मतलब कि जब उसकी मेल्टिंग हुई तो उससे पहले भी वो H2O था, उसके बाद भी वो H2O है। तो इसका मतलब दिस इज़ अगेन अ फिजिकल चेंज। सी ऑप्शन अगर आप देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, जब भी हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो उसमें कोई
केमिकल चेंज नहीं होता, इट सिंपली गेट्स डिजॉल्व। तो वो क्या है, दिस डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज अगेन अ फिजिकल चेंज। एंड कमिंग ऑन टू कंबशन ऑफ एलपीजी। एलपीजी आपको पता है जो कुकिंग गैस हमारे घर में यूज़ होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके कंबशन को उसका अगर हम कंबशन देखें, किसी भी चीज़ का अगर आप कंबशन करते हैं तो उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। तो कंबशन एलपीजी का हो या एलपीजी के लिए आपको कोई सा भी फ्यूल गया हो, तो कंबशन किसी भी फ्यूल का इज़ ऑलवेज अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हम क्या सेलेक्ट करेंगे, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज नहीं है, तो क्योंकि ये एक केमिकल चेंज है, सो दिस आंसर, दिस ऑप्शन फिट्स इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें आपको पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये ए बी सी डी ऑप्शंस अगर आप देखें, आपको इनमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा एक केमिकल रिएक्शन है। सो इफ़ वी रीड ऑप्शन ए, जिसमें लिखा है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। सिंपली आपने क्या किया, गैस सिलेंडर लिया, उसमें आपने ऑक्सीजन गैस को फिल करके स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अंडर प्रेशर जो है, जब भी आप किसी भी गैस को स्टोर करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स खाली एक दूसरे के पास आ जाते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कम क्लोज टू ईच अदर। तो इसलिए इसमें खाली क्या हो रहा है, उसके बीच में जो स्पेस है उसको हमने कम किया है। उसमें ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन किसी दूसरी गैस में चेंज हो गई है, तो दिस इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। देन लिक्विफैक्शन ऑफ एयर। लिक्विफैक्शन ऑफ एयर का मतलब क्या होता है, जब भी हम एयर, जो कि एक गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसको हम अगर लिक्विफैक्शन का मतलब क्या होता है, हमने गैसेस से उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, इधर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो ये लिक्विफैक्शन जो है, उसमें हमने क्या किया, हमने गैस से उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है एंड नथिंग एल्स, उसमें हमने केमिकल चेंज नहीं किया है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन। तो अगर आप चाइना डिश में पेट्रोल या कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड को रखेंगे तो क्या होगा उसका, वो सिंपली इवेपोरेट होगा। एंड इवेपोरेशन अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इवेपोरेशन जो होता है दैट इज़ अ फिजिकल चेंज ओनली, दैट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। एंड द लास्ट ऑप्शन इज हीटिंग कॉपर वायर एट हाई टेम्परेचर। तो कॉपर एक मेटल है, उसको जब आप हीट करेंगे, ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा वो, तो वो एक न्यू सब्सटेंस बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है CuO, जिसके बारे में हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसमें डी ऑप्शन हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन से, क्योंकि हमने कॉपर को हीट किया, तो हीट करने की वजह से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ एंड एक नया प्रोडक्ट उसने बनाया। सो अभी हमने देखा कि कभी भी किसी सब्सटेंस में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं तो वो एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द इक्वेशंस, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन जो इसके बारे में आप देखिए, इसमें हम देखेंगे अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कभी भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका है। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको या तो हम वर्ड इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में अगर हम देखें तो लेट्स स्टार्ट विद वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन एज द नेम सेज, कभी भी कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं, उनके जब हम नेम लिखते हैं, पूरे नेम लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे ये बहुत सिंपल सी एक इक्वेशन है जिसमें हमने बोला कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्योंकि हमने वर्ड लिखे हैं हर जगह, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। नाउ आपको पता है कोई भी अगर रिएक्शन है तो उसमें ऐसा नहीं है कि फिक्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स या फिक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ही होते हैं हर रिएक्शन में,
वो वेरी करते हैं, किसी में 1 रिएक्टेंट होगा, किसी में 2 रिएक्टेंट्स या मोर देन 2 रिएक्टेंट्स होगा, सिमिलरली विद द प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो जैसे ये तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है जिसमें कि 2 ही रिएक्टेंट्स और एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो वर्ड इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है लिखने के लिए, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया कि वर्ड इक्वेशन की जगह हम किसी भी रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वर्ड इक्वेशन में एग्जाम्पल है कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो केमिकल इक्वेशन में हम उसका सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं। तो वर्ड इक्वेशन से अगर हम केमिकल इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पे कार्बन लिखा है जिसका फॉर्मूला, जिसका सिंबल क्या होता है C। देन ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा है, तो आपको पता है ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, डायटोमिक गैस। डायटोमिक मतलब ऐसे उसमें 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल में। सो ऑक्सीजन गैस जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है O2। ठीक है, तो कार्बन का लिखा हमने C, ऑक्सीजन का लिखा हमने O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे बनेगा जिसका फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है CO2। ठीक है, तो ये वर्ड इक्वेशन से हमने करेस्पॉन्डिंग क्या बनाई, केमिकल इक्वेशन। तो ये वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो होता है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। सो एक सिंपल सी केमिकल इक्वेशन जो आपके सामने लिखी है, इसको देख के अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका थ्रू द केमिकल सिंबल, जैसे केमिकल सिंबल है ये उसका केमिकल फॉर्मूला है, तो किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका थ्रू द केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूले, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन थ्रू केमिकल सिंबल्स एंड formulae. I hope the topic is clear to you. In case of any query or doubt, please feel free to reach back. All the best for your exam preparation.